Hello students, let's start chapter number 8, that is cell structure and functions. कि सेल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर. तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस. कि आप सबको ये चीज़ पता है कि चाहे कोई भी जो भी थिंग्स होती है हमारे आसपास की, वो या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है. तो मतलब हमारे आसपास की चीज़ें लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा. तो फर्दर यू मे रिकॉल डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो बेसिक फंक्शंस की आपको लिस्ट बनानी है. तो क्या क्या कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरह से और भी कई सारी प्रोसेसेस जो हैं हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से परफॉर्म होते हैं. तो इनको क्या बोला जाता है, बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ बोला जाता है. तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. तो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी की, वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जिस तरह से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, हमारे लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे हमारा स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प करती है. तो इसी तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गन्स अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि किसी भी ऑर्गन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, कि कोई भी ऑर्गन बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो आपने पढ़ना है. और उस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गन होगा हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो भी ऑर्गन होगा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है वो क्या है, सेल. यानी कि ऑर्गन्स जो सेल से मिलकर बने होते हैं. तो सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एन एवरी ऑर्गेनिज्म. कि सेल्स को हम एक ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे ब्रिक्स जो ईंट होती है, ईंट से मिलकर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, असेंबल करके कई सारी ब्रिक्स को असेंबल करके जोड़कर बिल्डिंग बनाई जाती है. उसी तरह से कई सारी सेल्स असेंबल होकर क्या बनाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी ऑर्गन बनाती है. तो डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कवर कैसे हुई थी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो रॉबर्ट हुक इन 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of the tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in cork slice. तो रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था. 1665 के अंदर उसने क्या किया कि उसने उसके पास एक मैग्नीफाइंग डिवाइस थी. मैग्नीफाइंग डिवाइसेस क्या होती है कि वो डिवाइस जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस बोलते हैं. तो वो रॉबर्ट हुक ने खुद डिज़ाइन करी थी मैग्नीफाइंग डिवाइस, कि जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सके. एक तरह का छोटा माइक्रोस्कोप था वो. तो उसने एक पेड़ की कोर्क किसको बोला जाता है कि बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है उसको बार्क ऑफ ट्री भी बोलते हैं, और उसी को ही कोर्क ऑफ ट्री भी बोला जाता है. तो उस कोर्क को अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर में रखा और उसको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको कैसा लगा, जिस तरह से ये फिगर नंबर 8.1 में दिखाया गया है कि छोटे छोटे पार्टीशनड बॉक्सेस, मतलब कुछ ऐसे बॉक्सेस टाइप का कुछ नज़र आया जिसके अंदर पार्टीशन की हुई है, गैप बना हुआ है, या फिर ये कह लो कि कंपार्टमेंट्स या स्मॉल रूम्स कह सकते हो. और वो देखने में हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था. दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है उस तरह से वो देखने में नज़र आ रहे थे. तो ही ऑल्सो नोटिस डैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल और पार्टीशन. जिस तरह से हमारे घर के अंदर जो रूम्स होते हैं वो रूम्स को सेपरेट करने के लिए वॉल बनी होती है या पार्टीशन किया होता है हमने, तो उसी तरह से जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर में जो कोर्क का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे वॉल्स या पार्टीशन थे जो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से अलग कर रहे थे. तो हुक coined द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. तो जो अलग अलग बॉक्सेस जो नज़र आ रहे थे उसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया. तो व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज द बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स. लेकिन ये चीज़ बाद में पता चली कि जो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में कॉर्क के साइज़ के ऊपर से, तो क्या चीज़ देखी थी कि वो एक्चुअल में डेड सेल्स थी.
तो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था वो डेड सेल्स थी, क्योंकि वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। लेकिन बाद में माइक्रोस्कोप और अच्छी क्वालिटी के बढ़िया मैग्नीफिकेशन वाले बनने शुरू हुए। तो जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बने जो और भी ज़्यादा चीज़ों को, छोटा चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है, तो उसके बाद हमें सेल के बारे में डिटेल में पता चलना शुरू हुआ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को सबसे पहली बारी देखा जा सका। तो वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। कि जब रॉबर्ट हुक ने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी कि कॉर्क की सेल्स को देखा था, सेल का नाम दे दिया गया था, उसके भी लगभग 150 ईयर्स के बाद तक भी सेल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप जो है इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के नहीं थे। बट टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। लेकिन आज के टाइम में हमें सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस के बारे में डिटेल में पता है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि ऐसे माइक्रोस्कोप बन चुके हैं जिनकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नीफिकेशन मतलब कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारा टॉपिक नंबर 8.2 सेल। व्हाट इज सेल? सेल होती क्या है? तो बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग and the cells in the living organism are basic structural unit. The building built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. क्या होता है कि जो ब्रिक्स हैं और जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, तो ब्रिक्स और सेल्स को हम एक जैसा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, क्योंकि ब्रिक्स को जोड़कर बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसी तरह से सेल्स भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि सेल्स को जोड़ के पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जिस तरह से अलग अलग तरह की जो ब्रिक्स हैं उनको जोड़कर, अलग अलग ब्रिक्स को जोड़कर हम अलग अलग शेप के, डिज़ाइन के और साइज़ की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, उसी तरह से अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं सेल्स के कम्बिनेशन से। तो वो अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होती हैं? ह्यूमन बींग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, मतलब अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बने किससे हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो सेल्स इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती है, वो सेल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका डिज़ाइन अंदर से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो उसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो ब्रिक होती है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही है, हैंस एग कैन बी सीन ईजिली, इज़ इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल? कि जो हैन का एग है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, तो क्या वो एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है? तो उसके लिए रिप्लाई किया गया, द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। जो हैन का एग होता है वो एक सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेल होती है वो, लेकिन उसको हम अनएडेड आई से, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ किए देख सकते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन ज़्यादातर सेल्स जो होती है छोटे साइज़ की होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8.3 ऑर्गेनिज्म शोज़ वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। कि ऑर्गेनिज्म की सेल नंबर, शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? कि जो लिविंग सेल्स को साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे स्टडी करते हैं? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विद मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो स्टेन्स, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. जो साइंटिस्ट हैं वो सेल को स्टडी कैसे करते हैं, लिविंग सेल को वो डिस्कस करते हैं। तो जो उन साइंटिस्ट हैं ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करके दिखाता है। तो लेकिन जो सेल को देखने के लिए क्या किया जाता है, सेल्स के ऊपर कुछ स्टेन्स डाली जाती है। स्टेन्स मतलब कुछ डाइज होती है, कुछ कलर्स होते हैं जो सेल के ऊपर डाली जाती है, ताकि सेल के पार्ट्स जो हैं कलर्ड हो जाएँ, और कलर्ड होने से माइक्रोस्कोप में उनको देखना ईजी हो जाएगा। तो क्या था, हमारी अर्थ पर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म
पाए जाते हैं, मिलियंस की कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उन अलग अलग तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, तो अलग अलग तरह की शेप साइज़ के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। तो देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज़ एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो लेकिन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ऑर्गन भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, और उन ऑर्गन्स की भी साइज, शेप और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं अलग अलग होते हैं। तो अब उनको एक एक करके स्टडी करते हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स का हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी हो सकती है वो डिस्कस करते हैं। तो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज़ trillions of cells which vary in shape and sizes. Different group of cells perform a variety of functions. कि क्या आप किसी बड़े ट्री के अंदर या ह्यूज एनिमल जैसे कि एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, कैमल हो गया, तो उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स पाई जा सकती है, तो उसके बारे में आप गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 1, 2, 10, 20, 100, कितनी? तो अब वो 100,000 में नहीं होगी, बिलियंस या ट्रिलियंस के अंदर उनकी काउंटिंग चली जाती है। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनकी सेल्स की काउंटिंग बिलियंस या ट्रिलियंस की काउंटिंग में होती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस की काउंटिंग के अंदर सेल्स पाई जाती है, और अलग अलग तरह की सेल्स की शेप और साइजेस अलग अलग होते हैं। तो अब अलग अलग तरह की सेल्स, जो कुछ सेम टाइप की सेल्स होती है, वो मिलकर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बनाती है ताकि एक जैसा फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकें। जिस तरह से हमारी रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ अलग टाइप की सेल्स होएगी, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ अलग टाइप की सेल्स होएगी, तो इस तरह से अलग अलग तरह की सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाती है, और वो ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। और वो टिश्यू हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो अब हमें बॉक्स में बताया कि बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। कि जो बिलियन होता है, 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन होते हैं, और 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होते हैं। यानी कि ट्रिलियन बिलियन से भी बड़ा है, 1,000 टाइम्स बड़ा है, और 1 बिलियन मिलियन से 1,000 टाइम्स बड़ा है। लेकिन अगर मिलियन की बात की जाए तो मिलियन के अंदर कितना होते हैं? इंडियन काउंटिंग नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 1 मिलियन सेल्स भी पाई जाती है तो उसका मतलब हो गया 10 लाख, और 1 बिलियन सेल्स पाई जाती है तो 10 लाख इंटू 1,000 और कर दो। फिर 1 ट्रिलियन काउंट करना है आपने, तो 10 लाख इंटू 1,000 कैलकुलेट कर लो आप, कितना हो जाएगा। तो इतनी सेल्स लगभग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 cells are called multicellular. Multi means many and cellular means cell or organism. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism will with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg can multiplies and number of cells increase as development proceeds. कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाए, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मैनी, और सेलुलर मीन सेल, मतलब कई सारी सेल वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितनी सेल्स पाई जाती है, उसका ऑर्गेनिज्म ने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स की काउंटिंग अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म ज़रूर करता है। तो आपको इस बात को जानकर रहनी होगी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो, चाहे जिसकी बॉडी में बिलियंस ट्रिलियंस की काउंटिंग में भी सेल्स पाई जाती हो एट प्रेजेंट, लेकिन जो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत हुई होती है तो वो एक सिंगल सेल से हुई होती है। अब सिंगल सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो सिंगल सेल को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज एग भी बोला जाता है। अब फर्टिलाइज एग मतलब कि जब कोई एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो नए ऑर्गेनिज्म पैदा होने से पहले रिप्रोडक्शन होती है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि जब मेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो उससे मिलकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को ही फर्टिलाइज एग बोला जाता है। तो वो जो उस
वो एक जाइगोट जो होता है एक सिंगल सेल होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती जाती है, तो सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। मल्टीप्लाई मतलब अपनी सेल्स की काउंटिंग को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो इसलिए क्या होगा कि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो लुक एट फिगर नंबर 8.3 ए एंड बी। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर्स। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। फिगर नंबर 8.3 ए एंड 8.3 बी के अंदर क्या बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, और सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। फिगर नंबर 8.3 और 8.बी के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले दिखाए गए हैं। अब जैसे कि सिंगल सेल फिगर नंबर ए में क्या दिखाया गया, अमोइबा, और फिगर नंबर बी के अंदर पैरामीशियम। ये अमोइबा और पैरामीशियम दोनों ही सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऑर्गेनिजम्स A single celled organism perform all necessary functions that multicellular organisms perform। लेकिन जो एक सिंगल सेल वाला भी अगर ऑर्गेनिज्म होएगा कोई, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो सारे फंक्शंस, बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, तो वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, फूड की डाइजेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस तरह से जो भी एक काम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, उस तरह के सारे काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डेफिनेटली करते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोएबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, excretes, grows and reproduce similar functions in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells forming different tissues। Tissue in turn form organs। कि एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमोएबा हो गया, वो क्या करता है कि अपनी फूड को कैप्चर करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन भी कर सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, मतलब अपने जैसे नए अमोएबा भी पैदा करता है। तो सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय लेकिन जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी एक सिंगल सेल से ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इन्हीं सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, और उन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या बोला जाता है, टिश्यूज़ बोला जाता है। और टिश्यू कैसे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब जो एक जैसा काम करने वाली सेल्स हैं, वो मिलकर टिश्यू बना लेती है, और टिश्यू मिलकर आगे क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं ये। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ओके, यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो नाउ एक्टिविटी नंबर 8.1, द टीचर मे शो ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमोएबा एंड पैरामीशियम अंडर ए माइक्रोस्कोप। अल्टरनेटली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको लैब के अंदर अगर अमोएबा या पैरामीशियम की परमानेंट स्लाइड्स आती है, मतलब बनी बनाई स्लाइड्स आती है जिसके अंदर अमोएबा या पैरामीशियम रख के पैक किया होता है, तो वो भी आपको माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाया जा सकता है स्कूल लैब में। और अदरवाइज़ एक पॉन्ड वाटर कलेक्ट कीजिए, जो तालाब का पानी है उसको इकट्ठा कीजिए, और उसके अंदर अमीबा या पैरामीशियम हो सकते हैं, तो वहाँ से भी आप उस वाटर को ऑब्जर्व करके अमीबा या पैरामीशियम देख सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ सेल। कि सेल की शेप की बात करें तो कैसी शेप होती है। तो रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। कि फिगर नंबर 8.3a की बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था हमें, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि अमीबा की शेप जो है वो इरेगुलर शेप है, एक जैसी शेप नहीं है। तो इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस तरह से बाकी के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो अमीबा की शेप जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो अमीबा की शेप जो है चेंज होती रहती है। तो अगर अमीबा की बॉडी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अमीबा की बॉडी के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस मतलब जो उभरे हुए पार्ट हैं वो आपको अलग अलग लेंथ के नज़र आएंगे। कहीं पर उसकी लेंथ इंक्रीज़ है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो इस तरह से अमीबा की बॉडी के साथ आपको अलग अलग लेंथ की प्रोजेक्शंस मतलब उभरे हुए पार्ट नज़र आएंगे, और उनको बोला क्या जाता है, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो मीन
फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फॉल्स, इसको सूडोपोडिया बोलना है, पी साइलेंट है यहाँ पर। ओके, तो वो उभरे हुए जो पार्ट अमीबा की बॉडी पे नज़र आ रहे हैं उनको बोला जाता है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया का मीनिंग होता है फॉल्स फीट, झूठे पैर। तो एज यू लर्न इन क्लास 7th, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं, वो जो सूडोपोडिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शंस कभी अपीयर हो जाती है, मतलब कभी नज़र आने लग जाती है, और कभी डिसअपीयर हो जाती है, नज़र आना बंद हो जाती है जैसे जैसे अमीबा मूव करता है या फीडिंग करता है, कोई फूड खाता है। तो व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। तो अपनी शेप को चेंज करके अमीबा को क्या एडवांटेज मिलती है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर बताया गया आगे, द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। कि जो अमीबा की शेप में चेंज आता है वो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन की वजह से आता है। सूडोपोडिया कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। तो सूडोपोडिया के बार बार बाहर या अंदर आने की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो अमीबा की शेप है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से अमीबा मूव कर सकता है और अपने फूड को कैप्चर कर सकता है, फूड को पकड़ पाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो WBC सेल्स जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, ह्यूमन बॉडी की ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, तो वो भी एक सिंगल सेल है जिसकी शेप जो है चेंज हो सकती है अमीबा की तरह। तो बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज़ ए फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, WBC एक सिंगल सेल होती है, लेकिन जो अमीबा है तो वो भी एक सिंगल सेल नहीं, लेकिन वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करता है। कि अमीबा की पूरी बॉडी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन WBC एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो जस्ट एक सेल है। तो व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स। कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलियंस की काउंटिंग में सेल होगी तो उस ऑर्गेनिज्म की शेप किस तरह की हो सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिगर नंबर 8.4 A, B एंड C शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल्स, मसल्स एंड नर्व सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो आपको फिगर नंबर 8.4 A के अंदर अलग अलग तरह की शेप्स की सेल्स दिखाई गई है। जिस तरह से फिगर नंबर 8.4 A के अंदर सफीरिकल सेल्स दिखाई गई है, मतलब राउंड शेप की सफीरिकल शेप की बॉल लाइक स्ट्रक्चर सेल दिखाई गई है, जो RBC सेल्स है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। ऐसे फिगर नंबर B के अंदर क्या दिखाया गया, स्पिंडल शेप की सेल्स दिखाई गई है। स्पिंडल शेप्स मतलब जो बीच में से मोटी हो और किनारों पर पतली हो, जिस तरह से किचन में बेलना होता है, तो बेलने की शेप की सेल्स को स्पिंडल शेप सेल्स बोला जाता है। इस तरह की सेल्स हमारी बॉडी की मसल्स में होती है, हाथों और पैरों की जो बॉडी में मसल्स हैं उनके अंदर स्पिंडल शेप्स की सेल पाई जाती है। देन फिगर नंबर C के अंदर शो किया गया लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स, तो लंबी ब्रांचेस जिसकी होगी, और उसको क्या होता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन से और बाकी की बॉडी ऑर्गन्स के सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट कराती है, जोड़ती है। तो जनरली सेल्स आर राउंड, स्फीरिकल और एलोंगेटेड। कि जो सेल्स की शेप है वो राउंड भी हो सकती है, सफीरिकल शेप की भी हो सकती है, एलोंगेटेड मतलब लंबी भी हो सकती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल ऐसी होती है जिनकी लेंथ लंबाई में ज़्यादा होती है और पॉइंटेड एंड्स होते हैं, किनारों पर वो तिखी होती है, जिस तरह से स्पिंडल शेप की सेल्स दिखाई गई है। तो दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, तो इस तरह की सेल्स को स्पिंडल शेप सेल्स बोला जाता है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन। की जो सेल्स होती है वो कई बार लेंथ ज़्यादा होती है सेल्स की, और उन सेल्स की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर ब्रांचेस भी होती है, जिस तरह की हमारी नर्व सेल्स, जैसे फिगर नंबर C के अंदर दिखाया गया है नर्व सेल। अब नर्व सेल क्या करती है, एंड ट्रांसफ़र ये क्या करती है, नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अंदर अलग अलग तरह के मैसेजेस को रिसीव करने के लिए और मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है नर्व सेल्स। तो कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप। तो क्या आप बता सकते हो, गैस कर सकते हो कि सेल का कौन सा पार्ट है जो उसको सेल की शेप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल की शेप एक बनी रहती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप्स टू द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ गया कि जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं, वो एक मेम्ब्रेन, एक जाली सी के अंदर बंद होते हैं, पैक होते हैं, इनको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो सेल को अलग अलग तरह की शेप और साइज़ प्रोवाइड कराती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। जो सेल वॉल होती है वो एक एडिशनल एक्स्ट्रा कवरिंग होती है
प्लांट सेल के ऊपर। जो एनिमल सेल होती है, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सेल्स होती है, उनके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है, एडिशनल कवरिंग और होती है, जिसको सेल वॉल भी बोला जाता है। तो इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। तो वो सेल वॉल करती क्या है कि सेल को अलग अलग तरह की शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो बैक्टीरिया सेल्स ऑल्सो हैज ए सेल वॉल, लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। तो साइज ऑफ सेल्स की बात अगर हम करें तो क्या होगा, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर, micrometer or micron, or may be as large as few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. They need to be enlarged or magnified by a microscope. कि जो सेल होती है वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज़ की हो सकती है। जिस तरह से ज़्यादातर सेल्स जो होती है बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की होती है, 1 मीटर का 1 मिलियनथवा पार्ट होती है। 1 मीटर के 1 मिलियन पार्ट कर दिए जाएँ तो जितना छोटा पार्ट वो आएगा उतने साइज़ की लगभग एक सेल होती है। अब 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट को हम क्या बोला जाता है, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं या फिर माइक्रोन भी बोलते हैं। तो सेल माइक्रोन की रेंज में भी हो सकती है साइज़ में, और फ्यू सेंटीमीटर साइज़ की भी हो सकती है। अगर फ्यू सेंटीमीटर साइज़ में होगी तो उसको हम अपनी नेक्ड आई से देख भी सकेंगे, नंगी आँखों से देख सकेंगे बिना माइक्रोस्कोप के। तो हावर लेकिन जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स का साइज़ माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और उनको अनएडिड आइज़ के बिना नहीं देखा जा सकता। अनएडिड आइज़ मीन्स बिना माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देखा जा सकता। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। तो लेकिन उनको बड़ा करने की या मैग्नीफाई करके देखने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम किसी भी सेल को इंक्रीज़ करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो सबसे छोटी होती है, इसका साइज़ लगभग 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो लेकिन जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उसके एग की जो सेल है वो 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर तक साइज़ की हो सकती है, लेंथ और ब्रेड्थ वाइज। तो इसलिए उसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 8.2। तो boil a hen's egg, remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. White material is albumin, which solidifies on boiling. The yellow part is yolk. It is a part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. आपने क्या करना है कि एक अंडा लेना है मुर्गी का और उसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के बाद जो उसकी शेल होगी, मतलब जो ऊपर से हार्ड कवरिंग होती है, उसको हटा दो। तो उसको हटाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि अंदर जो येलो पार्ट है, उस येलो पार्ट के बाहर वाली साइड पे एक वाइट कलर का मटेरियल होगा। उस वाइट कलर का मटेरियल का क्या बोला जाता है, एल्ब्यूमिन बोला जाता है। और वो एल्ब्यूमिन जब एग कच्चा होता है तो उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जेलीसी फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो बॉयल करते हैं एग को तो वो एल्ब्यूमिन हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। और जो येलो पार्ट अंदर से निकलेगा उसको बोलते हैं योक, और उसी योक से ही मुर्गी का बच्चा बनता है। तो लेकिन वो क्या होता है, एक सिंगल सेल का ही पार्ट होता है योक जो है। तो अब इस यानी कि हैम के एग को और योक को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। इट मीन्स ये एक सिंगल सेल है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस लाइक माइक्रोस्कोप। तब एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे से, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर दैन द सेल्स इन द रैट। कि क्या एलिफेंट जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स है और जो रैट के अंदर जो सेल है तो उनका साइज़ सेम होगा या बड़ा होगा। कि बड़े ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज़ भी बड़ा हो और छोटे में सेल का साइज़ भी छोटा हो। तो क्या ऐसा ट्रू है? तो नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल का साइज़ का एनिमल के साइज़ के साथ या प्लांट के साइज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन डैट इन द रैट। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी के अंदर जो सेल पाई जाएगी वो हमेशा रैट की सेल से बड़ी ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का साइज़ है वो सेल के फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि सेल ने किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
सेल का साइज होता है। तो फॉर एग्जांपल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जिस तरह से अगर हम एलिफेंट की बात करें और रैट की बात करें तो दोनों के अंदर ही नर्व सेल्स पाई जाती है। तो नर्व सेल का साइज़ एलिफेंट के अंदर भी उतना ही होगा जितना कि रैट के अंदर होगा। तो इस मीन्स कि सेल के साइज़ और ऑर्गेनिज्म के साइज़ का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो दोनों के अंदर ही नर्व सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। जिस तरह का फंक्शन रैट के अंदर नर्व सेल परफॉर्म करी थी उसी तरह का फंक्शन एलिफेंट के अंदर भी नर्व सेल परफॉर्म करेगी। तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट इज़ ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? सेल मेम्ब्रेन नर्व सेल मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 8.3 तक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक का जो समझाया आपने अच्छी तरह समझा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।